बिरजू खाना खाकर मटके में पानी देखता है तो उसमें पानी नहीं होता है। तभी एक गिलास में बिरजू की पत्नी राधा पानी लेकर आती है और देते हुए कहती है, ये लीजिए, वो आज मैं सुबह नदी से पानी नहीं ला पाई, इसीलिए हमारे पास आज पीने का पानी नहीं था। थोड़ा बहुत ही था, इसीलिए ले लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। तुमने तो पानी पिया ही नहीं। कहीं तुम खुद प्यासी रहकर मेरे लिए पानी तो नहीं लाई हो? अरे नहीं नहीं, मैंने पानी पी लिया था। ये लीजिए, अब आप भी पी लीजिए। बिरजू का परिवार को पानी के लिए काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि गांव में पानी की सुविधा नहीं थी और जो हैंडपंप से पानी मिलता उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी, जिस कारण से उसे उबालना पड़ता है। इसीलिए राधा नदी से पानी लेकर आती है। ऐसे एक रोज राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर पर ही बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे तो पानी लेने भी जाना था। अगर मैं पानी नहीं लेने गई तो हम लोग पानी क्या पिएंगे? हे भगवान, पानी के लिए तो किसी को मत तरसाओ। मुझे पानी लेने तो जाना ही होगा, लेकिन इतनी दूर नदी है, वहाँ से मैं पानी कैसे लाऊंगी इस हालत में? नहीं, मुझे हिम्मत तो करनी होगी। राधा नदी का पानी लाती है, वो भी गंदा होता है। ये देखकर बिरजू कहता है, अरे राधा, ये पानी तो गंदा है। अब नदी से यही पानी मिलता है, हैंडपंप के पानी से तो ठीक ही रहता है। कोई बात नहीं राधा, तुम इतनी दूर से पानी भर कर लाई हो, इतनी मेहनत की है, इसे प्यास तो बुझी जाएगी हमारी। नदी का पानी भी अब धीरे धीरे गंदा होता जा रहा था और वो भी पीने लायक नहीं बच रहा था। गरीब मजदूर बिरजू बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद भी पानी नहीं पी पा रहा था और वो पानी के लिए तड़पता रहता है। और ऐसी हालत देखकर बिरजू बाकी के गांव वालों से कहता है, हम लोगों को पानी की इतनी समस्या है, ये हम सबसे छुपा तो नहीं, इसीलिए अब हम सबको हमारे लिए तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। आज ही हमने सरपंच जी के पास जाना पड़ेगा और एक अकेले की आवाज से कुछ नहीं होने वाला। हम सभी गांव वालों को साथ में चलना पड़ेगा, सरपंच जी को अपना दुख बताना पड़ेगा। बिरजू बाकी के गांव वालों को साथ में लेकर सरपंच जी के घर जाता है, जहां सरपंच एसी में बैठकर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी रहा होता है। सरपंच जी, आप तो हमारे गांव के सरपंच हो, आपको हमारी परेशानियों के बारे में पता ही है। हम लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इस तपती गर्मी में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम पानी नहीं पी पा रहे हैं। हमारे लिए कुछ करिए सरपंच जी, हमारी मदद कीजिए। अरे अभी एसी की हवा में मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, अपनी शिकायत बाद में लाना। सरपंच जी, हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी जरूरत बता रहे हैं। पानी तो हर इंसान की जरूरत होती है और हमारी जरूरत का ध्यान रखना तो आपका काम है ना। आप हमारे गांव के सरपंच हैं, हमारी सहायता कीजिए। सरपंच किसी भी गांव वाले की बात नहीं सुनता है और अपने ही घमंड में मशरूफ रहता है। बेचारे गांव वाले पानी साफ ना मिलने की वजह से एक एक करके गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है। ये बात राधा अपने पति को बताती है। आपको पता चला, गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पहले तो लोग गंदा पानी नहीं पी रहे हैं और मजबूरी में आकर वो गंदा पानी पी रहे हैं, तो हम गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लग रही है। हाँ, मुझे भी पता चला। मैं जहां मजदूरी करता हूं, आज भी वहां कुछ मजदूरों की तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से वो लोग घर पर चले गए। गांव में पानी को लेकर इतनी बड़ी परेशानी आ गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे घर में किसी की तबीयत ना खराब हो जाए। पानी तो हम भी वही पी रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता। इतनी मुश्किलें थी और किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे ही एक दिन सरपंच के घर में काम करने वाला आदमी, उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। अरे सरपंच जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चल चल, नाटक कहीं और दिखाना। गांव में अफवाह चल रही है कि गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो अब तो भी नाटक कर रहा है, हाँ? अरे नहीं सरपंच जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। आई, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नौटंकी मेरे आगे दोबारा मत कर देना, समझे? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। गांव वालों को क्या लगता है कि वो ऐसे नाटक करेंगे और मैं पिघल जाऊंगा? अरे मरते हैं तो मेरे गांव वाले, मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। गांव का सरपंच बहुत ही पत्थर दिल था। गांव वालों की हालत जानते हुए भी वो गांव के किसी भी आदमी की जरा भी मदद नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद राधा की भी तबीयत खराब होने लग रही थी। राधा को काफी बुखार और पेट में दर्द हो रहा था।
हाय, मेरे पेट में दर्द। अब अगर उन्हें पता चला कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई तो वो परेशान हो जाएंगे। तभी वहां बिरजू आ जाता है और वो राधा की यह हालत देखकर राधा के सर पर पानी की पट्टी रखता है। अरे, हमारे पास पीने का पानी नहीं है और आप पानी की पट्टियां मेरे सर पर रख रहे हो। ऐसे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें। तुम्हारी तबीयत खराब है और इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी तबीयत है। सरपंच जी को पता नहीं कब समझ आएगा कि उनके गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है। सरपंच जी को मतलब ही कहाँ है गांव वालों की परेशानी से। उन्हें तो बस खुद से मतलब है। देखा नहीं था उस दिन जब शिकायत लगाने गए थे, वो तो आराम से ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे साफ साफ, और हमारी शिकायत को सुनना तक नहीं उन्होंने। वो कहते हैं ना, जब इंसान पर खुद बीतती है तभी उन्हें दूसरों की परेशानियां समझ आती हैं। कल को जब खुद उन्हें पानी की दिक्कत लगेगी तभी उन्हें हमारा दुख दिखेगा। कुछ दिनों बाद सरपंच जी गांव की सैर के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते में सरपंच को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। रास्ते में सरपंच को बेहोश देखकर बिरजू आसपास के लोगों को बुलाने लगता है। अरे भाइयों, यहाँ आओ, सरपंच जी बेहोश हो गए हैं, आओ मदद करो। बिरजू की आवाज सुनकर वहां गांव वाले आते हैं और वो तुरंत सरपंच को खाट पर पेड़ की छांव में लिटा देते हैं और मटके का पानी पिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद सरपंच को होश आता है और आसपास गांव वाले उसकी मदद के लिए ये देखकर सरपंच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच जी, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ रास्ते में बेहोश हो गए थे। मैंने देखा तो गांव वालों को बुलाकर आपको यहाँ लिटा दिया। अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? अरे आप सब लोग गांव वालों ने मेरी मदद की। मैंने आप लोगों की जरूरत की चीज पानी तक की सहायता नहीं की और आप सबने फिर भी मेरी इतनी मदद की। सरपंच जी, सबका अपना स्वभाव होता है। आप जैसे भी हैं हो तो हमारे सरपंच ही ना। हम सब आपको ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। अरे आप सबने मेरी इतनी मदद की है। अब आप चिंता मत कीजिए। मैं अब हफ्ते में 2 बार पानी के टैंकर्स गांव में मंगवाऊंगा। अगर किसी ने भी पानी नहीं भरा तो वो बेझिझक मेरे घर आ सकता है और मेरे घर से अपने लिए पानी ले जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही नहीं, गांव में मुफ्त एसी और फ्रिज भी भेजे जाएंगे और उसका बिल मैं खुद भरूंगा। सरपंच की बात सुनने के बाद सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और गर्मी में आराम से रहते हैं। राधा बहुत बड़ी कंजूस औरत थी। मोहल्ले में भी हर कोई राधा की कंजूसी के बारे में बखूबी जानता था। एक दिन राधा की बहू पूनम सब्जी बनाने के लिए आलू काट रही होती है। ये देख राधा वहां जाती है और बोलती है, बहू ये क्या है, इतने सारे आलू? अरे हमारे घर में कोई भंडारा तो हो नहीं रहा। माँ जी, आप भूल गई क्या? आज आपकी दूर की बहन आने वाली है। कल ही तो आपने मुझे बताया था ना, और अब खुद ही भूल गई। अरे दूर की बहन आ रही है तो क्या हुआ है? हम उसके लिए 56 भोग बना दें? नहीं नहीं, कुछ मत बनाना। बिना बात के क्यों मेहमान को सर पर चढ़ाना है? माँ जी, मेहमानों के लिए इतना तो बनता है ना। मैं बस आलू टमाटर की सब्जी और पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ, साथ में चावल और पूड़ियाँ हो जाएंगी बस। हे भगवान, बहू तू क्यों मुझे मारने पर लगी हुई है? पनीर की सब्जी चावल, तू पागल तो नहीं है? देख, खाना कम ही बना। अगर मेहमानों को खाना कम भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगली बार से आएंगे ही नहीं। राधा ही खुद सारा खाने का हिसाब बताती है और खाने के नाम पर बस खिचड़ी बनाने को बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद राधा की बहन मंजू आती है। चाय नाश्ते के कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। पूनम पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, चावल, आलू मटर की सब्जी सब परोस देती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू ये क्या है? मैंने तुझे कहा था ना खिचड़ी बनाने को। कुछ हल्का ही खाना चाहती होगी, तू ये सब बनाकर क्यों रख दिया तूने? आपकी बहन के घर दूर नहीं है, बस 15 मिनट के रास्ते में है। मुझे तो लग रहा है कि ये भी कम ना लगे मौसी जी को। जितना पूनम अपनी सास से परेशान थी उतना ही राधा भी अपनी बहू से परेशान थी। कभी भी खर्चा करने के लिए सोचती नहीं थी और वो अपनी सास से पूरी अलग होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधा की पड़ोसन विमला आती है और पूनम से कहती है, अरे पूनम बहू, वो मुझे टमाटर और मिर्च चाहिए थी। 2 दिन से बाजार नहीं गई ना, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो टमाटर और मिर्च ही नहीं थी, जरा दे देगी बहू? हाँ रे, क्यों नहीं आंटी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब थी? मैं खुद ही आपके लिए खाना बना लाती। सच में आप हमें तो पड़ोसी समझते हो ना।
नहीं बहू, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो बस ज़्यादा यहाँ इसीलिए नहीं आती क्योंकि तेरी कंजूस सास है ना, वो बहुत आतंक मचा देगी। क्या आंटी जी, आप भी ना। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे लिए आपकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पूनम रसोई में जाती है, लेकिन तब तक विमला के पास राधा आ जाती है। तुझे शर्म नहीं आती है विमला? अरे घर में बेटा इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मुंह उठाकर चोरी करने आ गई। हद होती है किसी चीज की। राधा, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं बाजार नहीं जा पाई। अगर ठीक होती तो मैं कभी भी तेरे घर कुछ मांगने नहीं आती। लेकिन अब तो ठीक हो गई है ना तू बिल्कुल है, तो अब क्यों है यहाँ मुंह उठाकर आई है? देख मेरी बहू वैसे ही पागल है और तू उसके पागल होने का फायदा मत उठा। कोई सामान चाहिए तो खुद अपने पैसे से लेकर आ, यहाँ मुंह उठाकर आने की कोई जरूरत नहीं है। राधा की बात सुनकर विमला वहां से चली जाती है। तभी पूनम हाथ में कटोरा जिसमें सब्जी और मिर्च टमाटर होता है वो लेकर आती है। अरे माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ विमला आंटी आई थी, वो कहाँ चली गई? हाँ, भगा दिया मैंने उसे। हर बार मांगने आ जाएगी और हम उसे देते ही रहेंगे क्या सामान? आज मुंह पर सुनकर गई है, अब शर्म होगी तो आएगी ही नहीं। माँ जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। हमेशा विमला आंटी हमारी मदद करती हैं, लेकिन आपको कभी वो नहीं दिखेगा, और आज तो आपने उन्हें सुना भी दिया। पूनम अपनी सास को सुनाकर वहां से विमला के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। ऐसे कुछ दिनों बाद पूनम के घर के बाहर एक बाबा आते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बाबा की आवाज सुनकर वहां पूनम खाना लेकर जाती है और बाबा को खाना खिलाकर आती है। तभी अपने कमरे से निकलकर वहां राधा आ जाती है और ये देखकर राधा उन बाबा के आगे ही कहती है, अरे बहू, तू क्यों हमें सड़क पर लाने पर तुली है? ऐसे बाबा रोज देखती रहती हूँ मैं। अरे ठीक ठाक है, कमा के भी तो खा सकते हैं ना ये, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस भीख ही मांगना है। बेटी, मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत मेहनत करता हूँ। अब शरीर में इतनी जान नहीं है कि कहीं कमा सकूं। अरे अरे रहने दो, मेरी बहू आपकी बातों में आ सकती है, मैं नहीं। माँ जी, आप क्यों ऐसे बोलते जा रही हो? अरे अगर किसी की हमने मदद कर दी तो उसका फल भी तो हमें ही मिलेगा ना। सच में आपके सीने में दिल नहीं है क्या? बहू तू मुझे मत बोल कुछ। अरे तुझे खुद ही हमारे घर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ऐसे ही लोगों में खाना पानी बांटने लग गए तो हमारा क्या होगा? राधा की कड़वी बातें सुनकर वो बाबा भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पूनम अपनी सास के खिलाफ जाकर उन बाबा को अच्छे से बैठाती है और खाना भी खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधा और पूनम दोनों विमला के घर जाते हैं, क्योंकि विमला के घर पार्टी थी। पार्टी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खूब खाना जो मिलता है। बहू सुन, तू कल के लिए भी यहीं से खाना रख लियो, ठीक है ना? माँ जी, अब तो आपको शर्म नहीं आ रही? उस दिन विमला आंटी को सुनाया और आज उनके घर ही आ गई। चुप कर तू, ये सब जरूरी होता है। राधा यहाँ घूम घूम कर खूब खाना खा रही होती है। तभी राधा सीढ़ियों से ऊपर जाती है। ऊपर कोई भी नहीं होता और एक कमरा भी वहाँ पर खुला होता है, जहाँ विमला ने अपने सारे पैसे जेवर रखे थे। वो सब कुछ राधा देखने लगती है। इतने सारे पैसे जेवर, लगता है भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। विमला ने बहुत मांगा है ना मुझसे, अब मैं अपना सब वापस लूंगी विमला। राधा सब कुछ चोरी कर लेती है। ये सब जब विमला हाय तौबा मचाने लगती है, वहाँ पुलिस आ जाती है। सबकी तलाशी लेती है, लेकिन चोरी किया हुआ सामान पूनम के पर्स में मिलता है। बहू, मैंने तुझे तेरी सास से अलग समझा, लेकिन तू सच में ही अपनी सास से अलग निकली है। तू चोरी करती है? अरे तुझसे अच्छी तो तेरी सास है, कम से कम वो चोरी तो नहीं करती है ना। मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने नहीं चुराया है। पूनम काफी रोने लग जाती है और उस कमरे में जाती है जहाँ चोरी हुई होती है। वहाँ जमीन पर गिरा हुआ पूनम का एक ईयररिंग मिलता है। ये कान का तो माँ जी का है। इसका मतलब माँ जी ने ही चोरी की है और उनका इल्जाम मुझ पर आ गया। पूनम को पता चल जाता है और फिर सबसे वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है और अब उसका सबूत मेरे हाथों में है। बहू अब तू अपनी गलती मान ले, माफ कर देगी विमला? हाँ बस करो माँ जी, ये आपका ही ईयरिंग है जो यहाँ मिला और आपके कान में अभी एक ही पहना हुआ है आपने। सच सामने आ जाता है, जिसके बाद विमला राधा को पुलिस के हवाले तो नहीं करती, लेकिन अब राधा को खुद अक्ल आ जाती है।